ओके, क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम वेरिएशन डिस्कस कर रहे थे व्हाइल वी आर यूजिंग इंडस्ट्रियल एवरेज डेटा, सो इट कैन कॉज टू मच वेरिएशन इन अवर एस्टिमेट, जिसकी वजह से लेस एक्यूरेट एस्टिमेट्स आने के चांसेस है। नाउ वी विल डिस्कस इन हिस्टोरिकल डेटा। ये ग्राफ हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये वाला ग्राफ हमने देखा था कि जब हम इंडस्ट्रियल डाटा यूज कर रहे हैं तो इंडस्ट्री से रिलेटेड डाटा जो है वो हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन दे रहा है। वो वेरिएशन क्या है? 25 स्टाफ मंथ्स टू अबाउट 250 स्टाफ मंथ्स, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है। ठीक है, 10 जो है वो मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टर पे ये हमें वो वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हम हिस्टोरिकल डाटा यूज करते हैं, ये हेडिंग जो है ऊपर थोड़ी सी ये वाली मिस टाइप हो गई है। एक्चुअली ये जो है हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा है, तो यहाँ पे ये इंडस्ट्री डाटा नहीं है, हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा है। कि अगर हम हिस्टोरिकल डाटा यूज कर रहे हैं तो हिस्टोरिकल डाटा से तो ये हमारा जो फैक्टर है वो 250 से कम होके कहाँ तक आ गया है? 120 तक। ये देखें, ये हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट मिनिमम हमारे पास कहाँ तक जा रहा है? 24 20 26 27 स्टाफ मंथ से कहाँ तक जा रहा है? 120। तो वो वेरिएशन जो 225 से 250 तक जा रही थी, अगर हम हिस्टोरिकल डाटा यूज करें तो वो वेरिएशन हमारे पास कम हो जाती है। वहाँ पे फैक्टर ऑफ 10 था, यहाँ पे फैक्टर ऑफ 4 अप्लाई हो रहा है। ठीक है, हम कह रहे हैं 30 टू 120 तक जा सकते हैं। An estimate calibrating using historical productivity data, the effort estimate vary by only about a factor of 4, from about 30 staff months to 120 staff months. तो अगर हम हिस्टोरिकल डाटा यूज करेंगे तो हिस्टोरिकल डाटा से जो हमारे पास वेरिएशन आ रही थी इंडस्ट्रियल डाटा में, वो हिस्टोरिकल डाटा यूज करते हुए मिनिमाइज हो सकती है, वो वेरिएशन कम हो सकती है। यानी कि हम दूसरों के डाटा पे रिलाई करने के बजाय हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ही पास प्रोजेक्ट के डाटा को यूटिलाइज करते हुए नए प्रोजेक्ट को जो है वो एस्टिमेट करें। फाइनल टिप्स अबाउट कैलिब्रेशन। जब आप कैलिब्रेट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड फाइनल टिप क्या है? यूज प्रोजेक्ट डाटा रादर देन इंडस्ट्रियल एवरेज डाटा टू कैलिब्रेट योर एस्टिमेट वेन एवर पॉसिबल। ठीक है, लास्ट टिप हमें क्या कह रही है कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट का डाटा मिलना शुरू हो जाए आप उसको अपने एस्टिमेट पे ऐड करें रादर देन फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियल डाटा, जो कि लेस एक्यूरेट होता है। इन एडिशन टू मेकिंग योर एस्टिमेट मोर एक्यूरेट, अपने एक्यूरेट को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए यू कैन यूज हिस्टोरिकल डाटा दैट विल रिड्यूस द वेरिएबिलिटी इन योर एस्टिमेट। और वो हिस्टोरिकल डाटा आपके एस्टिमेट में वेरिएबिलिटी को मिनिमाइज करेगा, कम करेगा। ठीक है, सो जो हिस्टोरिकल डाटा का यूजेज जो है वो जो वेरिएबिलिटी आ रही है उस वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करेगा।
if you don't currently have historical data, begin collecting it as soon as possible. वो टिप के कह रहे हैं कि अगर आपके पास हिस्टोरिकल डाटा मौजूद नहीं है राइट नाउ, तो फिर उस टाइम पे तो आप इंडस्ट्री डाटा की तरफ जा सकते हैं, लेकिन एज सून एज पॉसिबल हिस्टोरिकल डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें, सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल फॉर अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? जी, ये कैलिब्रेशन का टॉपिक यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड कोई क्यूरी, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली, हिस्टोरिकल डाटा मींस कि हमारे पास पास्ट प्रोजेक्ट का डाटा बट सेम ऑर्गेनाइजेशन। लेट सपोज अगर मैंने 5-10 प्रोजेक्ट में मेरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर चुकी है, तो वो जो 5-10 प्रोजेक्ट्स का डाटा होगा वो मेरे पास हिस्टोरिकल डाटा होगा। एंड इंडस्ट्रियल डाटा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का डाटा हम यूज कर रहे हैं। जी मुबशिर, क्लियर हो गया कि हिस्टोरिकल डाटा के एक्चुअल मीनिंग्स क्या हैं? इंडस्ट्रियल डाटा वो होगा कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के प्रोजेक्ट का, किसी भी प्रोजेक्ट का अगर कोई डाटा यूज कर रहे हैं। लेट सपोज मैं एक नई एप्लीकेशन बनाने जा रही हूँ। यूजली मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बना रही है। ठीक है जी, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन पे काम हो रहा है। अब हम एक नई एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रही हूँ जो ऑनलाइन रियल टाइम एप्लीकेशन होगी। यूजुअली हम डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस में काम कर रहे हैं, मींस पर पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम हो गया, इस तरीके का हम काम कर रहे हैं। अब उस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए लेट्स सपोज कोई डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, और हमारी मेरी ऑर्गेनाइजेशन इसी टाइप की एप्लीकेशंस बना चुकी है पहले भी। तो जो पहले बना चुकी है उसके डाटा को यूज करते हुए मैं इस नए करंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ एस्टिमेट लगाऊंगी कि इसके इतने फीचर्स हो सकते हैं। अब कितने फीचर्स हो सकते हैं वो मैंने अपने पास्ट प्रोजेक्ट्स के डाटा को यूज करते हुए निकाला। कितने लोग लगेंगे, कितनी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी, कितने जो है वो स्टाफ में टाइम कितना चाहिए होगा उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये सब हिस्टोरिकल डाटा मैं अपने पास सिमिलर प्रोजेक्ट से यूज कर रही हूँ। अब लेट सपोज मेरे पास एक क्लाइंट आया जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहा है। ई कॉमर्स वेबसाइट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जिसपे ऐड टू कार्ट वगैरह की फंक्शनलिटी, शॉपिंग जैसे दराज बेस्ड एप्लीकेशन। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने इस टाइप की एप्लीकेशन पे पहले काम नहीं किया। तो मेरे पास जो डाटा मौजूद है, जो हिस्टोरिकल डाटा मौजूद है, वो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन के लिए। अब हमारे पास एक नई एप्लीकेशन आई है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। लेट सपोज ई कॉमर्स की वेबसाइट मुझे बना के देनी है क्लाइंट को। तो उसकी एस्टिमेशन करने के लिए मुझे डाटा चाहिए होगा, क्योंकि अभी मैंने बनाया नहीं है। बट क्लाइंट मुझसे कह रहा है कि आप मुझे एस्टिमेट्स दें कि ये फीचर्स हैं, इन फीचर्स का आप मुझे एस्टिमेट दें, कितना टाइम और कितने कॉस्ट में आप इसको मुझे कंप्लीट करके देंगे। तो मेरे पास कुछ डाटा होना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे मैं एस्टिमेट, जब भी हम एस्टिमेशन करते हैं तो एस्टिमेशन करने के लिए हमारे पास वी शुड हैव डाटा। अगर डाटा होगा तो हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर डाटा नहीं होगा तो प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। तो अब मैं वो वेब जो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, अगर उसका डाटा यूज करूंगी तो अगेन वो इनएक्यूरेसी रहेगा। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस केस में क्योंकि मैं एक नई एप्लीकेशन बनाने जा रही हूँ जिसका प्लेटफॉर्म ही टोटली चेंज है, या मैं कोई मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बनाने जा रही हूँ लेट्स जो आज से पहले मैंने नहीं बनाई, उसका हिस्टोरिकल डाटा मेरे पास भी नहीं है और प्रोजेक्ट डाटा भी नहीं है। तो फिर मैं किस पे रिलाई करूंगी, मैं देखूंगी कि दूसरे सॉफ्टवेयर हाउसेज जो, या जो दूसरी कंपनीज मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बना रही हैं, उनके एस्टिमेट्स वो कितनी देर में इस टाइप की एप्लीकेशन, कितने टाइम, कितने कॉस्ट में कंप्लीट कर रही है। तो उनके एस्टिमेट्स को देखते हुए मैं क्लाइंट को अपना एस्टिमेट दूंगी। सो उस एग्जांपल में आई एम यूजिंग इंडस्ट्रियल डाटा। मेरे पास अपने पास जो है वो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाटा मौजूद नहीं है।
ना ही पास्ट ना ही करंट। तो मैं फिर इंडस्ट्री की तरफ देखूंगी, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर मैं देखूंगी कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो इस तरह की मोबाइल एप्लीकेशन बना रही हैं, कितने टाइम में कितने फीचर्स, कितने लोग, कितने टाइम, कितने चीजें रिक्वायर्ड होंगी। तो उन एस्टिमेट्स को देखते हुए मैं अपने इस नए प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन देना शुरू करूंगी। दैट वुड बी इंडस्ट्रियल डाटा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का अपना डाटा नहीं होता। इंडस्ट्री मतलब जो हम इंडस्ट्री, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज, जो अदर देन अवर सॉफ्टवेयर हाउस या अदर देन अवर कंपनी जो काम हो रहा है, उसके डाटा को कैलिब्रेट करते वक्त मैं एस्टिमेट दे रही हूँ। दैट इज द यूजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डाटा, और वो लेस एक्यूरेट होगा, क्योंकि जब हम किसी और का डाटा यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स एप्लीकेबल होंगे। उनका ऑर्गेनाइजेशन साइज क्या है, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हम कौन सी टेक्नोलॉजी, तो ये सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रही होगी। जी तलहा। मैम आपने कहा कि अगर हम किसी दूसरी इंडस्ट्री का डेटा यूज करते हुए अपने किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, किसी नए प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, तो फिर वो डेटा जो है हिस्टोरिकल बना नहीं कंसिडर रहे किया हम, जाएगा। वी आर नॉट क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन, वी आर एस्टिमेट। अभी हम एस्टिमेट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात करें कि कितना टाइम, कितना कॉस्ट, कितनी लाइन ऑफ कोड, कितने फीचर्स। तो वो इंडस्ट्रियल डाटा को देखते हुए हम अपने इस प्रोजेक्ट के एस्टिमेट्स निकाल रहे हैं। वी आर नॉट क्रिएटिंग अवर प्रोजेक्ट। ये नहीं एज्यूम करें कि हम किसी और का डाटा को देखते हुए अपना नया एप्लीकेशन बना रहे हैं। वी आर एस्टिमेटिंग अवर प्रोजेक्ट। हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एस्टिमेशन का है, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। ठीक है, तो मिस अगर अगर तो मेरा ही कोई अपना पहला प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट है, जी। उसको देखते हुए मैं एस्टिमेट लगाऊं अगर अपने न्यू आने वाले प्रोजेक्ट का, तो फिर उसे भी हम इसी तरह हिस्टोरिकल डेटा ही कंसर्न करें तो कंसिडर करेंगे या फिर। वो तो हिस्टोरिकल डाटा हुआ ना, मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है वो। मेरा अपना जो है वो कंपनी का डाटा है, तो वो हिस्टोरिकल डाटा है। जो मेरी पास्ट हिस्ट्री है उसको देखते हुए मैं ठीक नया है, वो प्रोजेक्ट। इंडस्ट्रियल नहीं होगा। नहीं, वो इंडस्ट्रियल नहीं होगा। इंडस्ट्रियल वो कि जो आपकी ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, आउटसाइड यानी योर कोई कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन है। बाहर का डेटा। जी। ओ ठीक है मैम, समझ गया। एग्जैक्टली। जी। एनीवन एल्स? ठीक है, रेकमेंडेड क्या है कि आप प्रोजेक्ट डाटा यूज करें, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो फौरन ही उसका डाटा आपको मिलना शुरू नहीं होता। तो फिर उसके लिए आप हिस्टोरिकल डाटा की तरफ जाएंगे, और अगर हिस्टोरिकल डाटा भी नहीं है तो फिर आप इंडस्ट्री डाटा की तरफ जा सकते हैं। बट रिकमेंडेड ये कि इंडस्ट्री डाटा आप लेस यूज करें। बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो तो फिर आप इंडस्ट्री डाटा की तरफ जाए। हम डेटा, हम एस्टिमेट्स की बात कर रहे हैं, हम एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं कि लेट सपोज कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने इस टाइप की एप्लीकेशन बनाने में कितना टाइम, कितना कॉस्ट लगा, कितने फीचर्स उन्होंने बनाए। तो हम ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे कि वो उन्होंने डेवलप कैसे किया, हम एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं। कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, कितनी कॉस्ट लगी, कितनी रिसोर्सेज एलोकेट हुई। तो ये तो हमें मेट्रिसेस पता होते हैं ना कि जो जब हम एक कॉम्पिटिटिव उसमें होते हैं मार्केट में, तो हमें दूसरों का हम एक मार्केट एनालिसिस भी कर रहे होते हैं। मार्केट एनालिसिस से डाटा हमें मिल रहा होता है कि लेट सपोज वो सॉफ्टवेयर हाउस या वो कंपनी किस टाइप की एप्लीकेशंस बना रही है, 6 मंथ में कितनी एप्लीकेशंस, उनके कस्टमर्स कौन कौन से हैं, कस्टमर्स को वो डील कैसे कर रहे हैं, उनकी रिसोर्सेज का स्किल सेट क्या है। तो ये तो मार्केट एनालिसिस से चीजें हमें पता चल रही होती है। तो फिर उसी डाटा को फिर हम यूज करते हुए हम अपनी जो है वो इंडस्ट्री डाटा, अगर हिस्टोरिकल और प्रोजेक्ट डाटा नहीं है तो फिर हम इंडस्ट्री डाटा की तरफ जाते हैं। ओके जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई फर्दर क्वेश्चन तो नहीं है? ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है, व्हाइल वी आर एस्टिमेटिंग, एस्टिमेशन करते वक्त हम डिकम्पोजिशन एंड रिकम्पोजिशन की अप्रोच यूज करें। डिकम्पोजिशन क्या है कि अपने प्रोजेक्ट को स्मॉल लिटिल पीसेस में ब्रेक करें और उन स्मॉल पीसेस की एस्टिमेशन करें। तो अगर आप
डिकम्पोजिशन अप्रोच यूज करते हुए एस्टिमेशन करेंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी एज कम्पेयर टू ओवरऑल एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आप डिकम्पोजिशन टेक्निक यूज करें। डिकम्पोजिशन मीन्स अपने प्रोजेक्ट को मल्टीपल स्मॉल पीसेस में ब्रेक करें जितने पॉसिबल हो सकते हैं, और हर इंडिविजुअल पीस की इंडिविजुअली एस्टिमेशन करें, और फिर एट द एंड जब हर मॉड्यूल या हर पीस की एस्टिमेशन हो जाए उसको कंबाइन करें, रिकम्पोज करें और ओवरऑल एस्टिमेट दें। Decomposition is the process of separating an estimate into multiple pieces। आपने एक estimate को क्या किया, multiple pieces में break कर दिया। Estimating each piece individually, और हर piece या हर module को आपने individually estimate किया। And then recombining the individual estimate into an aggregate estimate, और फिर उसके बाद जो individual estimate आपने calculate किया उसको आप क्या करें, आप उसको कंबाइन करें, दोबारा से इंटीग्रेट कर दें एक एग्रीगेट एस्टिमेट में। दिस एस्टिमेशन अप्रोच इज नोन आल्सो नोन एज बॉटम अप, माइक्रो एस्टिमेशन, मॉड्यूल बिल्ट अप, बाय इंजीनियरिंग प्रोसीजर एंड बाय मैनी अदर नेम। बहुत सारे नेम्स इसके लिए यूज हो सकते हैं। यूजुअली हम इसको डिकम्पोजिशन या बॉटम अप अप्रोच कह रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये इन्होंने एक चार्ट बना के दिखाया है कि हम क्या क्या चीजों को डिकम्पोज कर सकते हैं। वर्ड एस्टिमेटेड, एस्टिमेशन हमने क्या करना है, एस्टिमेट हमने करना है प्रोजेक्ट का साइज, एफर्ट, फीचर। अगर हम डिकम्पोज कर रहे हैं किसी भी फीचर और टास्क को, तो हम क्या क्या चीजें एस्टिमेट कर सकते हैं, वी कैन एस्टिमेट साइज, एफर्ट एंड फीचर्स। एंड इफ वी आर डिकम्पोज वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हमने अपने प्रोजेक्ट का जो WBS है, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, अगर हमने उस वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर की बेसिस पे जो है वो एस्टिमेशन करनी है, तो उस पर हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के एफर्ट, कि कौन क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगा। और अगर हम बेस्ट एंड वर्स्ट केस तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं कि हमारे पास वर्स्ट केस क्या है और बेस्ट केस क्या है। लेट्स सपोज मैं एक फीचर की बात कर रही हूँ, तो अगर मैं ये निकालना चाह रही हूँ कि इस फीचर का बेस्ट केस क्या है, ये कब कंप्लीट होगा, और वर्स्ट केस क्या है कि ये कब कंप्लीट होगा, तो उसमें हम क्या क्या चीजें एस्टिमेट कर सकते हैं, वी कैन एस्टिमेट एफर्ट एंड स्केड्यूल। अगर हम प्रोजेक्ट की साइज की बात करें, तो अगर हम फीचर बाय और टास्क के थ्रू डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज हर टाइप के प्रोजेक्ट को हम जो है वो डिकम्पोज कर सकते हैं। और अगर हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बात करें, तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में हम मीडियम एंड जो लार्ज प्रोजेक्ट होंगे उस पर काम करेंगे, क्योंकि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको स्मॉल जो है वो अपने जो है वो माइलस्टोन्स में ब्रेक कर दें। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर WBS के अपनी पूरी एप्लीकेशन को स्मॉल टू स्मॉल मॉड्यूल्स में आप ब्रेक डाउन कर दें, तो जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा या जो मीडियम साइज प्रोजेक्ट होगा उसी का स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर कोई छोटा सा एक प्रोजेक्ट है तो उसको हम टेबल में या स्ट्रक्चर में डिवाइड नहीं कर सकते। कंप्यूटिंग बेस्ट एंड वर्स्ट केसेस फॉर्म स्टैंडर्ड डेविएशन, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, तीनों टाइप के प्रोजेक्ट जो है वो बेस्ट और वर्स्ट केस आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। डेवलपमेंट स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज क्या होगा, डिकम्पोजिशन अर्ली टू लेट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स एंड मिडिल टू लेट फॉर मीडियम एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स। जब आपका छोटे प्रोजेक्ट होंगे तो उसको आप अर्ली स्टार्ट में ही जो है वो फीचर्स और टास्क में ब्रेक कर सकते हैं, अर्ली टू लेट। और अगर आपके पास बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या मीडियम प्रोजेक्ट्स हैं तो स्टार्ट में आप उसको फीचर्स में सारे नहीं बता सकते। लेट्स सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो मैं स्टार्ट में ही उसके सारे फीचर्स या टास्क नहीं बता सकती। तो उसके फीचर्स और टास्क मुझे कब आइडेंटिफाई होना शुरू होंगे, जब हम मिडिल या लेट डेवलपमेंट स्टेज पे होंगे प्रोजेक्ट के। इसी तरह वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आप कब बता रहे होते हैं, अर्ली टू मिडिल, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तब, और उसके मिडिल फेज तक लेकर आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि मॉड्यूल बेसिकली किस सीक्वेंस में काम कर रहे होंगे। कंप्यूटिंग बेस्ट एंड वर्स्ट केसेस में हमारे पास अर्ली टू लेट अगेन स्मॉल प्रोजेक्ट्स एंड मिडिल टू लेट मीडियम एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स, आप बेस्ट केस और वर्स्ट केसेस निकाल सकते हैं। आइटरेटिव और सीक्वेंशियल दोनों अप्रोचेस जो है वो फीचर और टास्क की डिकम्पोजिशन में भी यूज हो सकती है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में भी यूज हो सकती है, और बेस्ट केस और वर्स्ट केस में भी यूज हो सकती है। एक्यूरेसी पॉसिबल, अगर आप फीचर बाय और टास्क के थ्रू डिकम्पोज कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो उसकी एक्यूरेसी मीडियम टू हाई है।
और अगर आप WBS की बेसिस पे अपने प्रोजेक्ट को डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी आपके पास मीडियम आएगी एक्यूरेसी। और अगर आप बेस्ट केस और वर्स्ट केस की बेसिस में प्रोजेक्ट को ब्रेक कर रहे हैं तो उसकी एक्यूरेसी भी मीडियम होगी। हाई आने के चांसेस क्या है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोजेक्ट को डिकम्पोज करें थ्रू फीचर्स और टास्क। यहाँ पे हमारे पास इन्होंने एग्जाम्पल यूज किया है कैलकुलेटिंग एन एक्यूरेट ओवरऑल प्रोजेक्ट केस। क्या हमारे पास एक वीकली टीम मीटिंग हो रही है। वीकली टीम मीटिंग में क्या डिस्कशन हो रही है, यू एज एन एस्टिमेटर वी नीड टू क्रिएट एन एस्टिमेट फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, आप अपनी टीम से डिस्कस कर रहे हैं कि हम एक नए प्रोजेक्ट का एस्टिमेट करना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू एम्फसाइज हाउ इम्पोर्टेंट एक्यूरेट एस्टिमेशन इज टू दिस ग्रुप। ठीक है, मेरा फोकस ये है कि हम कितनी जो एस्टिमेट हम दे रहे हैं वो कितना एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं। And so I am betting a pizza lunch that I can create a more accurate estimate for this project that you can. If you win, I will buy the pizza. If I win, you will buy the pizza. ठीक है, तो वो एस्टिमेटर क्या कह रहा है, एक इंडिविजुअल एस्टिमेटर की बात है जो कि टीम से बेट कर रहा है। वो बेट क्या कर रहा है कि अगर मैं भी एस्टिमेट करूंगा और आपकी टीम भी एस्टिमेट करे और जो जीतेगा यानी कि जिसके एस्टिमेट ज्यादा एक्यूरेट होंगे वो क्या करेगा, वो पिज्जा खिलाएगा दूसरी टीम को। ठीक है, जो जीत गया जिसके एस्टिमेट सही हो एक्यूरेसी की तरफ हो तो वो जो है वो पिज्जा थ्रो करेगा जीतने की उसमें। और अगर जो है वो मतलब अपोजिट होगा कि अगर मेरे एस्टिमेट सही हो गए तो आप मुझे पिज्जा खिलाएंगे और अगर आपके एस्टिमेट ठीक हो गए तो मैं आपको पिज्जा खिलाऊंगा। और मैं ये बेट कर रहा हूँ कि मैं जो है मेरे एक्यूरेट बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, तो टीम ने ये जो सेट किया था टारगेट उसको ओके किया कि ठीक है हम ये बेट लगाने के लिए तैयार है। तो फिर आपने क्या किया, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, आपने क्या किया, यू लुक अप इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिमिलर पास्ट प्रोजेक्ट एंड यू फाइंड आउट दैट द प्रोजेक्ट टुक 18 स्टाफ वीक्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने किस तरीके से कैलकुलेशन की, आपने हिस्टोरिकल डेटा को देखा, इसी तरह जो प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड पास्ट प्रोजेक्ट का हिस्टोरिकल डेटा निकाला और उसको देखते हुए आपने ये प्रेडिक्ट किया कि दैट द प्रोजेक्ट टुक 18 स्टाफ वीक्स। ठीक है, आपने कहा कि इस टाइप का जो हम जिस प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन करने जा रहे हैं इससे मिलता जुलता एक प्रोजेक्ट ने 18 स्टाफ वीक्स लिए थे। तो आपने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट में का थोड़ा सा स्कोप ज्यादा है तो इसमें हम 20% लार्जर ये प्रोजेक्ट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जिसका हमने एस्टिमेट लिया है। तो हमने 20% और ऐड कर दिया। तो हम कह रहे हैं कि वो प्रीवियस प्रोजेक्ट 18 स्टाफ वीक्स में कंप्लीट हुआ था, ये प्रोजेक्ट उससे थोड़ा सा बड़ा है। सो इट मे टेक 22 स्टाफ वीक्स टू कंप्लीट। तो आपने हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए ये चीज क्या कर दी, आपने एक चीज प्रेडिक्ट कर दी कि एस्टिमेट दे दिया कि अकॉर्डिंग टू माय एस्टिमेट दिस प्रोजेक्ट विल कंप्लीट इन 22 स्टाफ वीक्स। सो ओवरऑल प्रोजेक्ट को हिस्टोरिकल डाटा से देखते हुए आपने एक एस्टिमेशन दे दी। जबकि आपकी टीम क्या कर रही है, आपकी टीम फीचर बाय फीचर एस्टिमेट कर रही है। आपकी टीम ने प्रोजेक्ट का फीचर वन निकाला और उस फीचर वन का अगेन हिस्टोरिकल डाटा यूज करते हुए एवरेज टाइम निकाल लिया कि एवरेज या एस्टिमेटेड स्टाफ वीक इस फीचर को कंप्लीट होने में 1.5 वीक्स लगेंगे। फीचर टू के ये मेरे को कंप्लीट होने में 4। अब ये फिगर्स अगेन कहाँ से आ रही हैं, ये भी हिस्टोरिकल डाटा से आ रही हैं। यूज दोनों हिस्टोरिकल डाटा यूज कर रहे हैं लेकिन अप्रोच डिफरेंट है। जिस बंदे ने बेट लगाई थी वो जो एस्टिमेटेड है वो किस बेसिस पे कर रहा है, वो पूरे प्रोजेक्ट का हिस्टोरिकल डाटा से कंपेयर करके ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो है वो एक एस्टिमेट दे रहा है। जबकि टीम क्या कैलकुलेट कर रही है, टीम हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए फीचर बाय फीचर कैलकुलेशन कर रही है कि ये फीचर वन है। लेट सपोज हम लॉगिन की बात कर रहे हैं कि लॉगिन मॉड्यूल हमारे पास है, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। सो इट में भी इम्प्लीमेंटेड इन 1.5 वीक्स क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने इतने ही वीक में इसको कंप्लीट किया था। तो अब भी इसमें 1.5 स्टाफ वीक लगेगा। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास, लेट सपोज कोई भी हम एप्लीकेशन ले लेते हैं उसमें अटेंडेंस का फीचर जो है वो नेक्स्ट है जो कि बड़ा है। तो उसमें लास्ट टाइम भी हमें जितना स्टाफ वीक लगे थे तो उसको देखते हुए हमने एज्यूम किया कि इस फीचर को 4 स्टाफ वीक्स लगेंगे। सो इंडिविजुअल एस्टिमेटर क्या कर रहा है, पूरे प्रोजेक्ट का ओवरऑल एस्टिमेट निकाल के एक फाइनल वैल्यू दे रहा है। जबकि टीम क्या कर रही है, आपके प्रोजेक्ट को फीचर्स में ब्रेक करके हर फीचर की हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए एक एस्टिमेट निकाल रही है।
तो दैट अप्रोच इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन अप्रोच। और यहाँ पे इन्होंने क्या कैलकुलेट किया कि टोटल 27 वीक में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, इंडिविजुअल एस्टिमेटर ने क्या कहा कि 22 स्टाफ वीक्स, और आपकी टीम ने क्या कहा कि 27 स्टाफ वीक में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। You 27 weeks? Wow, I think your estimate is high, but I guess we will find out. ठीक है, आपने क्या कहा कि आप की टीम ने 27 वीक्स एस्टिमेट किया है, तो मुझे ये लग रहा है कि आपके एस्टिमेट्स आर लिटिल बिट हाई, बट लेट्स सी क्या होता है। अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ अरसे बाद जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, यू नाउ दैट द प्रोजेक्ट इज डन, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, वी नो दैट इट टुक अ टोटल ऑफ 29 स्टाफ वीक्स। यहाँ पे आपके जो इंडिविजुअल एस्टिमेटर उसने क्या कहा कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 29 स्टाफ वीक्स लगे। इट लुक लाइक योर एस्टिमेट ऑफ 27 वीक्स वाज ऑप्टिमिस्टिक बाय 2 वीक्स। ठीक है, इंडिविजुअल एस्टिमेटर ने क्या कहा टीम को कि आपके जो एस्टिमेट्स थे वो 27 स्टाफ वीक्स के वो ऑप्टिमिस्टिक थे बाय 2 वीक्स, यानी कि आप 2 वीक्स आपने पहले ही कह दिया कि 27 हफ्तों में ये कंप्लीट हो जाएगा, जबकि एक्चुअली ये कितने स्टाफ वीक्स में कंप्लीट हुआ, 29 स्टाफ वीक्स में, विच इज एन एरर ऑफ 7%, जिसमें अगर आपने 2 वीक्स का ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बताई जो कि 7% का एरर है। माई एस्टिमेट ऑफ 22 स्टाफ वीक्स वॉज ऑफ 7 स्टाफ वीक्स, about 24%. It looks you win, so I am buying the pizza. मतलब आपके एस्टिमेट, आप जो इंडिविजुअल एस्टिमेटर ने टीम को क्या कहा कि आपके एस्टिमेट जो है वो 27 थे, मेरा एस्टिमेट 22 था, तो मेरा एरर ज्यादा आ रहा है, मेरे इतनी एक्यूरेसी नहीं है जितनी आपकी आई है, सो आप जीत गए एंड आई विल बाय पिज्जा फॉर यू। By the way, I want to see which of you good estimators cost me the pizza. But I want to know, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके कौन से एस्टिमेट ऐसे हैं जो बिल्कुल सही एक्यूरेट हैं जिसकी वजह से आपने विन किया है। Let's take a look at which detail estimates were the most accurate. आपने जो इंडिविजुअल वन बाय वन दिए फीचर बाय फीचर, उनमें से सबसे एक्यूरेट कौन सा था जिसकी वजह से आपके ओवरऑल रिजल्ट में एक्यूरेसी आई। You take a few minutes to compute the magnitude of relative error of which each individual estimates and write on the whiteboard. टीम ने इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनाया, वो स्ट्रक्चर क्या है, वो ये कुछ स्ट्रक्चर बना। एस्टिमेटेड क्या बताया था टीम ने कि फीचर वन एस्टिमेटेड है कि 1.5 स्टाफ वीक्स में कंप्लीट हो, एक्चुअल किसमें कंप्लीट हुआ 3.0, तो आपका रो एरर क्या आया -1.5, 50% रिलेटिव एरर आया। ठीक है, फिर आपने फीचर 2 कहा था कि 4 या 4.5 स्टाफ वीक्स में कंप्लीट होगा, एक्चुअल 2.5 में कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे आपके पास जो एरर आया वो पॉजिटिव 2.0 आया, ऊपर नेगेटिव था इधर पॉजिटिव है, क्योंकि आपने जो एज्यूम किया एक्चुअल में उससे ज्यादा आया, तो 1.5 माइनस 3.0 माइनस 1.5, 4.5 माइनस 2.5 पॉजिटिव 2.0, बट एरर रेट क्या है हमारे पास 80%। फीचर 3 पे हमने कहा कि फीचर 3 स्टाफ वीक्स में कंप्लीट होगा, बट एक्चुअल कहाँ कंप्लीट हुआ 1.5 पे, तो 3 माइनस 1.5, रॉ एरर हमारे पास 1.5 का था, और कितना डिफरेंस आया 100%। मैंने कहा था कि 3 में कंप्लीट होगा 3 स्टाफ वीक्स में, लेकिन 1.5 मतलब उसके हाफ में कंप्लीट हुआ, तो 100% मेरे पास रिलेटिव एरर आया। नेक्स्ट मैंने फीचर 4 पे कहा कि 1 स्टाफ वीक में कंप्लीट होगा, एक्चुअल 2.5 में कंप्लीट हुआ, सो माइनस 1.5 इज अ रॉ एरर। फिर हमारे पास क्या आया कि 4.5 माइनस 0.5, सो हमारे पास रिलेटिव एरर कितना आ गया 11%। ठीक है, जितना ज्यादा हमारे पास डिफरेंस आ रहा है उतना ज्यादा हमारे पास एरर ज्यादा आ रहा है। अच्छा जी, अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें 27, एक्चुअल एफर्ट लगे 29, रॉ एरर कितना आया -2, बट अगर हम इसमें देखें तो हमारे कुछ फीचर्स क्या रिलेटिव एरर ऐसा है जो 100% पे आ रहा है, और अगर हम इंडिविजुअल एस्टिमेटर वाला देखें उसका ओवरऑल एरर कितना आ रहा है 27%, 24% ओवरऑल। जबकि अगर हम इंडिविजुअल एस्टिमेट्स में देखें तो कुछ एरर हमारे 50% पे आ रहे हैं, कुछ 80%, कुछ 100%, जो कि 24 से ज्यादा है। एक है 11% जो कम है, बाकी सब 24 से ज्यादा है, बट फिर भी हमारे जो ओवरऑल एस्टिमेट आए वो ज्यादा कम
जो है वो कंपेयर है हमारे 29 वाले से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो प्लस माइनस वैल्यूज आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी। लेट सपोज -1.5 विल कैंसिल आउट 1.5, तो ये और ये कैंसिल हो गया। फिर अगेन हमारे पास 1.5 एंड पॉजिटिव 1.5 एंड ये है हमारे पास -0.5 एंड +0.5। तो अगेन बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव में जा रही होंगी, कुछ वैल्यूज नेगेटिव में जा रही होंगी। सो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो कैंसिल आउट करने की वजह से जो ओवरऑल रिलेटिव एरर होगा वो रिलेटिव एरर हमारे पास कम हो जाएगा। कैलकुलेटिंग एन एक्यूरेट ओवरऑल प्रोजेक्ट केस, अब वो देखें, वो ये वाले एस्टिमेट, यही वाली बात बता रहे हैं। वाओ दैट्स इंटरेस्टिंग। टीम क्या कह रही है? मोस्ट ऑफ आवर इंडिविजुअल एस्टिमेट्स वर नॉट एनी मोर एक्यूरेट देन योर्स। ठीक है, टीम ये कह रही है कि हमारे बहुत सारे जो इंडिविजुअल एस्टिमेट्स थे वो उतने एक्यूरेट नहीं थे जितने आपके हैं। अवर एस्टिमेट्स वर नियरली ऑल रॉन्ग बाय 30 to 50% और मोर। हमारे ज्यादातर जो एस्टिमेट्स थे वो 50% या उससे ज्यादा का एरर शो कर रहे हैं। अवर एवरेज एरर वाज 46%। एवरेज एरर कितना था? 46%। और वहां पे जो एवरेज पर्सन इंडिविजुअल एस्टिमेटर का आ रहा था वो 24%। फिर भी वो हार गया और टीम जीत गई। ऐसा क्यों हुआ? विच इज वे हायर देन योर एरर। हमारे 46% आ रहे हैं, आपके 24% थे। But our overall error was still only 7% and yours was 24%. 46% ओवरऑल एरर आने पे भी हमारा जो एवरेज एरर बना वो 7% बना and your was 24%. But the joke is on you. Even though our estimates were worse than yours, हमारे estimates आपके estimate से ज्यादा बुरे थे, but still you are still buying pizza for us. Somehow the team estimate was more accurate than your estimates, even though their individual feature estimates were worse. How is this possible? तो वो कह रहे हैं कि ये चीज पॉसिबल कैसे हुई? ये चीज पॉसिबल हुई लॉ ऑफ लार्ज नंबर से। और लॉ ऑफ लार्ज नंबर हमें ये कह रहा है कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर्स होंगे, बहुत ज्यादा फीचर्स होंगे, और हम हर चीज को फीचर बाय फीचर लेके चल रहे होंगे, तो कुछ चीजें पॉजिटिव साइड पे जाएंगी, कुछ चीजें नेगेटिव साइड पे जाएंगी। और सम हाउ पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ लेवल तक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो जो कैंसिल आउट कर देगा, सो ओवरऑल जो बहुत ज्यादा फेलियर आ रहा था वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। The team estimates benefited from a statistical property called the law of large numbers. The gist of this law is that if you create one big estimate, वो कह रहे हैं कि अगर आप एक बड़ा estimate करेंगे, the estimate error tendency will be completely on the high side और completely on the low side. अगर मैं एक ही वैल्यू प्रेडिक्ट कर दूंगी, तो उसके चांसेस है, एरर टेंडेंसी क्या होगी कि या तो वो कंप्लीटली हाई साइड पे होगा या कंप्लीटली लो साइड पर होगा। बट इफ यू क्रिएट सेवरल स्मॉलर एस्टिमेट्स, लेकिन अगर मैं एक बड़ा एस्टिमेट देने के बजाय मैं स्मॉल एस्टिमेट्स दूंगी, तो उसपे क्या होगा? सम ऑफ द एस्टिमेशन एरर विल बी ऑन द हाई साइड। कुछ एरर ऐसे होंगे जो हाई साइड पे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो लो साइड पे होंगे, यानी कि कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। द एरर्स विल टेंड टू कैंसिल ईच अदर आउट टू सम डिग्री। नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, अपने आप को कुछ हद तक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। योर टीम अंडर एस्टिमेटेड इन सम केसेस। कुछ केसेस में टीम ने अंडर एस्टिमेट किया था अपने आप को कि हम ये काम इतने अर्स में करेंगे, लेकिन एक्चुअल वो उससे कम हो गया। बट इट ऑल्सो ओवर एस्टिमेटेड इन सम केसेस। कुछ केसेस में टीम ने अंडर एस्टिमेट किया, कुछ केसेस में टीम ने ओवर एस्टिमेट किया। सो द एरर इन द एग्रीगेट एस्टिमेट इज ओनली 7%. In your estimate all 24% of the error was on the same side. आपने जो वन बिग एस्टिमेट किया उसमें जो 24% एरर आया वो पूरा का पूरा एक साइड पे आया। और जब हमने स्मॉल एस्टिमेट किया उसमें से कुछ चीजें नेगेटिव साइड पे गई, कुछ चीजें पॉजिटिव साइड पे गई। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव ने आपस में माइनस प्लस होके जो ओवरऑल रिजल्ट आया वो 24% से कम आया। दिस अप्रोच शुड वर्क इन थ्योरी and research is that it also works in practice as well. Later and Prasad found that summing task duration was negatively correlated with cost and schedule overruns.
ठीक है, वो कह रहे हैं कि जितना आप अपने टास्क के ड्यूरेशन को सम अप करेंगे, डिवाइड करेंगे, वो नेगेटिव को रिलेटेड है आपके कॉस्ट और स्केड्यूल ओवररन से। जितना ज्यादा आप ब्रेकिंग करेंगे अपने प्रोजेक्ट की, उतने ज्यादा आपके कॉस्ट और स्केड्यूल ओवररन जो है वो कम हो सकेगा। तो दैट इज लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। तो टिप क्या है? डिकम्पोज लार्ज एस्टिमेट इनटू स्मॉल पीसेस so that you can take advantage of the law of large numbers। आप अपने large estimates को small pieces पे break करें so that आप advantage ले सकें law of large numbers का। The errors on the high side and errors on the low side cancel each other out to some degree। ठीक है, कुछ लेवल तक नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल जो एग्रीगेटेड आपके पास एरर रेट होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? कुछ पूछना चाह रहे हैं या कोई क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी क्लास, कोई क्यूरी नहीं है, सब क्लियर है? इसका क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि मैं कोई केस स्टडी आपको दे दूं या कोई सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल दे दूं कि एक प्रोजेक्ट दे दूं मैं आपको, और मैं कहूं कि इस प्रोजेक्ट को पहले आप जो है वो दोनों तरीके से एस्टिमेट करके बताएं। एक तो ये कि आप ओवरऑल एस्टिमेट दे दें और मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल डाटा भी दे दूं, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप फिर इस प्रोजेक्ट को फीचर में ब्रेक करें और डिकम्पोजिशन के थ्रू भी एस्टिमेशन करें, और आप सिंगल वे एस्टिमेट भी दें, सिंगल पॉइंट एस्टिमेट भी दें और डिकम्पोजिशन बेस्ड एस्टिमेशन भी करके दिखाएं। और फिर मुझे ये बताएं कि ओवरऑल में आपकी एक्यूरेसी किस में आई है, कौन ज्यादा एक्यूरेट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मैं आपको कोई प्रोजेक्ट दे दूं और उसमें मैं कहूँ कि दोनों सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके दूं कि ये एस्टिमेट एक इंडिविजुअल एस्टिमेट ने दिया सिंगल पॉइंट एस्टिमेट, और ये टीम ने डिकम्पोजिशन अप्रोच यूज करते हुए एस्टिमेट दिया, बट जो है वो किसी एक का जो है वो सही आया और दूसरे का सही नहीं आया, तो आप मुझे उसकी रीजनिंग बताएं कि ऐसा क्यों हुआ है। जी, और कोई सवाल? अच्छा, अब्दुल हादी जो है वो मुझे सिर्फ फर्स्ट सेशन में नजर आए थे जिसमें मैंने अटेंडेंस ली थी। उसके बाद अटेंडेंस के बाद वो गायब हुए, उसके बाद उन्होंने कोई भी सेशन ज्वाइन नहीं किया। खान कैसर आज की पूरी क्लास में नहीं थे, एक सेशन में भी नहीं है। अच्छा, आप अब्दुल हादी नजर आए। गुलाम मुर्तजा भी मुझे नजर नहीं है। गुलाम मुर्तजा, मुर्तजा मेमन है 62803। लेट मी चेक। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे।